करेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखो 8th क्वेश्चन, चूज अप्रोप्रिएट आर्टिकल। देखो आर्टिकल के 2 क्वेश्चन बोले थे मैंने, दूसरा क्वेश्चन आ गया अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, 3 फिलर्स है इसमें, 3 ब्लैंक्स है, 3 ब्लैंक है, आर्टिकल फॉर द गिवन सेंटेंस। ठीक है, अब देखो ये क्या है, डैश सुपर मून अकर्स व्हेन, ठीक है, व्हेन डैश मून्स ऑर्बिट इज एट इट्स क्लोजेस्ट टू अर्थ एंड एट डैश सेम टाइम इट इज फुल। दोस्तों इसका क्या करो आप, मैं आपको एक चीज बताऊं, इसमें ना आप एक काम करो, किसी एक ब्लैंक को पकड़ो, सबसे एक ब्लैंक को, और उस ब्लैंक में आप श्योर हो जाओ 100% की इसका तो ये होना ही होना है। ठीक है, एक ब्लैंक में श्योर हो जाओ तो बाकी 2 ब्लैंक तो वैसे ही आ जाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो देखो डैश सुपर मून, और भी तरीके देखो, एक और तरीका मैं बताता हूं, जैसे इसको देखो, ये क्या है एस, ये क्या है कंसोनेंट है, स की आवाज आ रही ना, तो ये क्या है आपका कंसोनेंट। ठीक है, कंसोनेंट है, कंसोनेंट है मतलब दोस्तों यहाँ पे या तो ए आएगा या फिर आपका द आएगा, है ना, एन तो आने वाला नहीं है। तो देखो एन है क्या शुरू में, एन है क्या शुरू में, नहीं है, चलिए कोई इशू नहीं। अब इसमें देखते हैं, ये क्या लिखा है आपका एम लिखा है, और म की आवाज आ रही, म का साउंड आ रहा है, मतलब इसमें भी आपका या तो ए आएगा या फिर आपका द आएगा। तो देखो सेकंड वाले में एन लिखा है क्या, सेकेंड वाले में एन लिखा है क्या, द ये लिखा है, मतलब ये रॉन्ग। ठीक है, ऐसे क्रॉस आउट करना सीखो, ऑप्शंस को हटाना सीखो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखो मून्स ऑर्बिट इज एट इट्स क्लोजेस्ट टू अर्थ एंड एट डैश, है ना, एट डैश सेम टाइम। देखो ये हो गया, यहाँ या तो ए आएगा या यहाँ पे द आएगा, यहाँ पे भी एन तो आने वाला है नहीं भाई, एन नहीं आने वाला, लास्ट में एन लिखा है क्या, नहीं लिखा है। चलिए ठीक है, एक ऑप्शन तो कट हुआ हमारा। अब हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन को हम लोग इसमें रख के देखते हैं। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन रख के देखते हैं। तो देखो अ सुपर मून, क्या हो रहा है, अ सुपर मून अकर्स व्हेन a super moon occurs when the moon's orbit is at its closest to earth and at dash same time it is full। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, ये देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, टाइम की, लास्ट में, है ना, मतलब इससे कंफर्म नहीं हो रहा है कि आएगा कि नहीं आएगा। मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ, देखो ये क्या हो रहा है, टाइम की बात हो रही है। दोस्तों याद रखना, टाइम जो है आपका वो हमेशा डेफिनेट होता है, टाइम जो है वो हमेशा आपका निश्चित होता है, डेफिनेट होता है, याद रखना। मतलब टाइम के पहले हम कभी भी अ टाइम नहीं लगा सकते, एंड टाइम नहीं लगा सकते, टाइम के साथ हमेशा द ही लगता है, बस टाइम के साथ क्या लगता है, द लगता है। तो टाइम कहाँ गया, ये हो गया एट द। देखो ये होता है ट्रिक, किसको अगर हिंदी नहीं आ रही समझ में तो इसको बोलते हैं ट्रिक, याद रख लो बस, टाइम के साथ हमेशा द लगता है। ठीक है, एट द सेम टाइम, मतलब द लग रहा है तो द कहाँ है हमारा लास्ट में। अब देखो ये हो गया हमारा द, इधर भी द है, मतलब आपका ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब फिर भी 2 ऑप्शन है हमारे पास, तो यहां तो द लगा दिया। अब ये या तो ए होगा या फिर आपका सी होगा। अब देख लेते हैं, तो अब देखो ये सुपर मून है, तो ये क्या यहाँ पे अ सुपर मून लगना चाहिए कि द लगना चाहिए। तो अ सुपर मून अकर्स व्हेन, अ सुपर मून, अब देखो सुपर मून पे हम लोग जोर दे रहे हैं क्या, द सुपरमैन अकर्स व्हेन, द सुपरमैन अकर्स व्हेन अ मून्स ऑर्बिट, या फिर अ सुपर मून अकर्स व्हेन द मून्स ऑर्बिट। तो यहां अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, देखो आप देखोगे तो सुपर मून तो एक नॉर्मल बात हो रही है कि एक जो सुपर मून है, जो सुपर मून होता है ना, वो कब अकर होता है, जबकि मून का जो ऑर्बिट है, व्हेन द मून्स, उस मून का, उस पर्टिकुलर मून की बात हो रही है। देखो मून तो बहुत सारे दुनिया में, लेकिन उस, देखो दुनिया में कितने सारे अलग अलग सैटेलाइट मून्स होते हैं ना, वीनस पे अलग मून है, लेकिन उस मून्स ऑर्बिट, उस मून की बात हो रही है जो कि कहां पर है, क्लोजेस्ट टू अर्थ। ठीक है, मतलब यहाँ पे तो द आने वाला है, यहाँ पे क्या आने वाला है, द आने वाला है, सेकंड में द आएगा, मतलब ये द आपका, लास्ट में द तो निकाल लिया, मतलब यहाँ तो ए है तो ये तो आएगा नहीं, मतलब ये वाला आपका ए वाला दोस्तों राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ ट्रिकी तरीके से, किस तरीके से मैंने आपको बताया, आपका कंसेप्ट भी मैंने क्लियर किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th वाला क्वेश्चन आप देखो, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। अब ये टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इसको भी मैं आपको बहुत मजेदार तरीके से बताने वाला हूं। देखो ड्यूरिंग ऑटम, ये क्या वर्ड आया, ड्यूरिंग,
ठीक है। ड्यूरिंग ऑटर ड्राई रेड लीव्स, सूखी हुई लाल कलर की जो पत्तियां है, डैश फ्रॉम, गिरती है क्या जो भी होती है, डैश फ्रॉम द ट्रीज, ट्री से, एंड डैश द ग्राउंड बिलो, उस नीचे जो ग्राउंड नीचे है उसको डैश कर देती है। देखो दोस्तों, जो सीक्रेट है इस आंसर का, इसका वो छुपा है इस शब्द में, किसमें, ड्यूरिंग में। ड्यूरिंग का एक ट्रिक याद रखो आप, ड्यूरिंग जो वर्ड है, ड्यूरिंग का मतलब होता है कंटिन्यूटी, 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 कोई चीज चलन में है, ठीक है, कोई चीज क्या है आपका चलन में है, या कोई चीज रोज रोज हो रही है, रिपीट हो रही है, क्या हो रही है आप, कोई चीज रिपीट हो रही है, कोई चीज हैबिचुअल है, आदतन है, ठीक है, हैबिचुअल है, आदतन है, ठीक है, कोई चीज ऐसी जो बार बार रिपीट हो रही है, जो के समय के दौरान वो दौर चलते आ रहा है, वो किसी एक समय की बात नहीं हो रही, वो ऐसा होता है हर सीजन में, हर ऑटम में, मतलब रिपीटेशन की बात हो रही है। जब भी ये चीजें फुलफिल हो रही है तो आपका जो सेंटेंस है वो किस में होगा, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट नहीं, केवल इनडेफिनेट में होगा आपका सेंटेंस। किसका होगा, इनडेफिनेट का आपका सेंटेंस होने वाला है। किसका सेंटेंस दोस्तों, मैं दूसरे इंक से लिख देता हूं तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। किससे होगा उसका सेंटेंस, इनडेफिनेट से होगा, ये याद रखना हमेशा, कैसा होगा, इनडेफिनेट होगा, ठीक है। अब आप देख लेते हैं, तो ड्यूरिंग ऑटम, देखो ये लगातार कोई चीज हो रही ना, कोई हैबिचुअल कंटिन्यूटी वाली, कोई आदतन वाली चीजें हो रही है, कंटिन्यूस हो रहा है, जैसे ड्यूरिंग ऑटम, ऑटम के दौरान, मतलब हर ऑटम के दौरान, ऐसा नहीं कि बस आजकल टाइम, हर ऑटम के दौरान ड्राई लीव्स, जो सूखी हुई जो रेड वाली जो लीव्स है वो डैश, तो प्रेजेंट आपका कैसा होगा, इंडेफिनेट का सेंटेंस होगा। और ड्राई लीव्स डैश फ्रॉम द ट्रीज एंड डैश द ग्राउंड बिलो। अब देखते हैं हम लोग, अब प्रेजेंट इंडेफिनेट का फॉर्मूला क्या है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का फॉर्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद सीधा आपका वर्ब, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, यही फॉर्मूला है उसका। सब्जेक्ट होगा और वर्ब भी कौन सा होगा आपका, मेन वर्ब होगा, ठीक है ना। अब ये स्ट्रक्चर देखो कौन सा है, ड्यूरिंग द ड्राई रेड लीव्स, है ना, ये तो आपका हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट कोई वर्ब आने वाला है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आने वाला है। अब देखो वॉस तो आपका क्या, ये देखो मेन वर्ब आने वाला है, यहाँ पे डायरेक्ट मेन वर्ब लगाओ, ठीक है। अब वॉस तो आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब है, तो वॉस फॉलिंग ये नहीं होगा, खत्म, ठीक है। दूसरा देखो विल भी आपका फ्यूचर में और आपका हेल्पिंग वर्ब है, विल भी नहीं होगा, फिनिश। फिर देखो फॉलिंग, अब फॉलिंग जो है यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ है। अब मैंने क्या बोला, देखो इंडेफिनिट में क्या होता है दोस्तों, देखो इंडेफिनिट में तीन तरीके हो सकते हैं, है ना। सब वर्ब जो है आपका, या तो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, मतलब फिफ्थ का मतलब है कि वर्ब 1 प्लस एस या ईएस, या तो ये स्ट्रक्चर होगा कब, जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में, ये मैं इनडेफिनिट की बता रहा हूँ बात, ठीक है, इनडेफिनाइट की मैं अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर पास्ट टेंस में यही मैं फॉर्मूला लूँ तो पास्ट में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट लगा दो, यहाँ पे अदर वर्ड्स, है ना, अदर वर्ड्स बोल दो, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, या फिर आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फ्यूचर की बात करूँ तो फ्यूचर में दोस्तों सब्जेक्ट या तो आपका विल लगेगा, ठीक है, और या फिर आपका शैल लगेगा, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लगेगा। तो यहाँ एक चीज आप देखो, आईएनजी वाला वर्ड तो होगा नहीं, आईएनजी तो हमेशा इसके साथ लगता है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया, डी वाला आपका राइट हो गया। देखो फॉल एंड लिटर, तो क्या होगा, ड्यूरिंग ऑटम ड्राई रेड लीव्स फॉल, ठीक है, मतलब ये आपका सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट का आपका सेंटेंस है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट को आपको पता है कि हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट का आपका सेंटेंस है, जिसमें क्या फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और बाकी की जो आगे की जो भी शब्द लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉल। और सीधी सी बात है, ये देखो लीव्स कैसी है, सब ये प्लूरल है, कैसी लीव्स है ये भी याद रखो, प्लूरल है, एक से ज्यादा है तो प्लूरल वर्ब आएगा। तो ये वर्ब का V1 जो है ये अपने आप में कैसा होता है दोस्तों, भाई ये अपने आप में याद रखना प्लूरल ही होता है। तो ये आपका बराबर हो गया फॉल
और इधर यहाँ पे ट्रीज एंड लिटर द ग्राउंड बिलो। लिटर मतलब पूरा कवर कर देना, भर देना उसको, पूरा उसको सटा देना उससे बिल्कुल, है ना। तो ये हो गया लिटर, तो आपका डी वाला राइट है। क्लियर हुआ, समझ में आया किस तरीके से हमने किया। चलिए नेक्स्ट देखो 10th क्वेश्चन, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द हाइलाइटेड वर्ड गिवन बिलो। ठीक है, तो आपको एक वर्ड चूज करना है जो कि अपोजिट, उसका विपरीत हो मीनिंग में, किससे, हाइलाइटेड वर्ड। तो हाईलाइट में आपको बता देता हूं, इस वर्ड की बात हो रही है, ठीक है ना, एजिलिटी की बात हो रही है। चलिए तो इसमें आप देखो, इस एजिलिटी जो शब्द है उसका हमको अपोजिट देखना है। देखो, हर माइंड शोड एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एजिलिटी इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। देखो एजिलिटी का मतलब क्या है, एजिलिटी का मतलब होता है क्विकनेस, क्विकनेस होता है या फुर्ती होता है, ठीक है, जल्दीपन होता है, चपलता होती है, चपलता होती है, या फिर आप बोलो फुर्ती होती है, ठीक है, एकदम फुर्ती होता है, फुर्तीपन होता है। इसका हमको अपोजिट चाहिए। बहुत ही एक्टिवनेस होता है ना, एक्टिवनेस भी आप बोल सकते हो, एक्टिव भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे उस सेंस की बात हो रही है कि हर माइंड, उसका जो दिमाग है ना, वो एकदम बहुत तेज, बहुत इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एजिलिटी दिखाता है इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। मतलब जब भी कोई प्रॉब्लम उसके पास आ जाता है ना, सम एकदम तुरंत उसका दिमाग चलता है, एकदम फटाफट वो उसको सॉल्व कर देती है। तो अब इसका अपोजिट देखते हैं। तो देखो फर्स्ट वाला है इनर्टनेस। इनर्टनेस का मतलब होता है एकदम सुस्ती, ठीक है, सुस्ती, बिल्कुल एकदम इनएक्टिवनेस, है ना, इनएक्टिव, आपका एक्टिव ही नहीं है बंदा, ठीक है। ये हो गया आपका इनएक्टिव, है ना, एकदम ढील पोल करना, एकदम सुस्ती दिखाना। अच्छा, फ्लीटनेस का मतलब होता है कि एकदम फास्ट, ठीक है, फास्ट, फास्ट दिखाना या फुर्ती दिखाना, क्विकनेस दिखाना। तो ये तो वही हो गया, है ना, इसका पर्याय हो गया। हमको पर्याय नहीं चाहिए, देखो बहुत सारे ये गलती मत कर लेना, पर्याय नहीं चाहिए हमको, अपोजिट चाहिए, ठीक है। तो ये फ्लीट नहीं होगा क्योंकि सेम मीनिंग आ रहा है। लाइवलीनेस, एकदम जिंदा दिली, एकदम फुर्ती, एकदम तेजी से, एकदम एक्टिवली, तो ये भी मीनिंग नहीं आ रहा, ये भी रॉन्ग हो गया। एड्रॉइडनेस, एड्रॉइड का मतलब भी दोस्तों आपका एक्टिवनेस ही होता है, क्लेवरनेस होता है, चालाकी, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, क्लेवरनेस, ठीक है। तो ये एकदम क्लेवरनेस, चालाकी से, जल्दी से, तरीके से, तो ये तो एक तरह से इसका पर्याय हो गया, ये भी नहीं होगा। ए वाला जो है हमारा इनर्टनेस, दैट इज द राइट आंसर माय फ्रेंड्स, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखो 11th वाला क्वेश्चन, चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस, ठीक है, फॉर द गिवन सेंटेंस। प्रीपोजिशन चुनना है। प्रीपोजिशन किसका काम करते हैं, दो सेंटेंस को ज्वाइन तो करते ही है प्रीपोजिशन, दो सेंटेंस के बीच में एक रिलेशन वो भी स्थापित करते हैं, एक रिलेट कर देते हैं, दोनों को संबंध एक जोड़ के रख देते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन कौन कौन से, देखो या आपका ड्यूरिंग, विद इन, आफ्टर, फॉर, ठीक है, या बिफोर, बिटवीन, एट और फ्रॉम, ये सारे आपके प्रीपोजिशन है। देखो क्वेश्चन क्या है, डैश री इलेक्शन, री इलेक्शन के दौरान, जब या दौरान या कोई भी वर्ड है, री इलेक्शन, डैश री इलेक्शन, री इलेक्शन जब हुआ तब की बात हो रही। द लीडर, जो लीडर है, नेता जो है, वो वर्कड हार्ड, बहुत मेहनत करी, डैश हिज पीपल, अपने लोगों के लिए। देखो अपने लोग और के लिए अपने आप निकला मेरे मुंह से, ठीक है। तो आप, मैं वही बता रहा हूं कि एक ब्लैंक आप श्योर हो जाओगे, एक ब्लैंक में ये होना ही होना है, तो दूसरा आ जाएगा। अब देख लेते हैं कि क्या नहीं होगा। अब जैसे ड्यूरिंग री इलेक्शन है ना, तो री इलेक्शन के दौरान, तो ये दौरान हो सकता है, ठीक है, ये दौरान हो सकता है, चलिए ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं कि लीडर वर्कड हार्ड विद इन हिज पीपल। अब विद इन का मतलब होता है, याद रखना, विद इन हम लोग कभी भी यूज करते हैं ना, तो वो एक समय सीमा तय करने के लिए, ये याद रखना कि हम कभी किसी समय सीमा को बांधने के लिए, एक के अंदर अंदर उस समय सीमा तय करने के लिए, है ना, या इसका हिंदी होता है कि अंदर अंदर, दो बार बोलो, ठीक है, के अंदर अंदर। जैसे हम बोलते हैं ना 2 मिनट में आ जाओ, कम विद इन 2 मिनट्स, 2 मिनट्स के अंदर अंदर आना चाहिए। तो यहाँ पे वर्कड हार्ड विद इन हिज पीपल, अंदर अंदर हिज पीपल, ये तो होगा नहीं, फर्स्ट वाला रॉन्ग, क्रॉस आउट कर दिया, कोई टेंशन नहीं। अगला देखो आफ्टर और फॉर, तो देखो आफ्टर री इलेक्शन
क्या मतलब निकल के आ रहा है कि री इलेक्शन के बाद, ठीक है, द लीडर वर्कड हार्ड, उसने क्या करा, हार्ड वर्क करा फॉर हिज पीपल, अपने लोगों के लिए। तो ये फॉर तो आप बिल्कुल सूट कर रहा है भाई कि अपने लोगों के लिए उसने काम करा, है ना, किसके लिए, लोगों के लिए। तो फॉर प्रीपोजिशन तो आपका यहां पे डन है। एक और चीज मैं बताऊं, है ना, वर्कड हार्ड, तो वर्क जो वर्ड है ये याद रखो, ये है ना, मैं आपको एक फिक्स प्रीपोजिशन का रूल बताता हूं। फिक्स प्रीपोजिशन आपका है, और फिक्स प्रीपोजिशन दोस्तों याद रखना, वर्क जो है, वर्क के साथ हम लोग फॉर भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, और वर्क विथ भी लगा सकते हैं, ठीक है, याद रखना। लेकिन फॉर का मतलब क्या होता है, के लिए, के लिए, ठीक है, और विथ का मतलब होता है के साथ, है ना। मतलब इसमें जो है, इसमें नो पार्टिसिपेशन, नो हिस्सेदारी, नो पार्टिसिपेशन, इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं होती, एक ही तरफ से अपन काम होता है। और इसमें जो है हिस्सेदारी होती है, इसमें पार्टिसिपेशन हो जाता है, दोनों लोगों का पार्टिसिपेशन हो जाता है। तो यहां देखो आपका विथ वर्ड तो है ही नहीं, इसमें विद इन है, ठीक है, तो मतलब हमारा ये बी वाला राइट ऑप्शन है, ठीक है, फॉर आ जाएगा। आफ्टर तो बिल्कुल बराबर है। ये देखो इसमें बिफोर री इलेक्शन द लीडर वर्कड हार्ड बिटवीन हिज पीपल, उसके लोगों के बीच में, लेकिन बिटवीन जो है केवल टू पीपल, दो लोगों की बात होती है ना, दो पीपल की बात होती, दो लोगों की बात होती तो बिटवीन लगाते हैं, है ना। और इसमें फ्रॉम हिज पीपल, उसके लोगों से, है ना। एट री इलेक्शन, री इलेक्शन के पर, तो ये पर की ये कोई जगह तो है नहीं आपकी, री इलेक्शन, ठीक है ना, री इलेक्शन कोई जगह की बात तो हो नहीं रही है, इसका मतलब बी वाला हमारा राइट है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप, स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड चूज द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज इट, है ना। तो इसमें कुछ एरर है, ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ मिस्टेक है, अपने को सही वाला आंसर ढूंढना है। क्या लिखा है, मारुति इज बेस्ट कार फॉर एवरीडे यूज। मारुति जो है वो, मारुति सबको पता है भाई, मारुति तो बच्चों के जुबान पर वो नाम है ना, मारुति इज बेस्ट कार फॉर एवरीडे लाइफ। तो मारुति इज बेस्ट कार में ये गड़बड़ हो गया, बेस्ट कार नहीं होगा, क्या हो जाएगा, द बेस्ट कार, ठीक है, क्योंकि बेस्ट कार को हमने क्या किया, उसको निश्चित कर दिया, द बेस्ट कार, मारुति ये वही वो बेस्ट कार है, उसको एक निश्चित वो दे दिया कि ये सबसे अच्छी, मतलब हमने जब द बेस्ट लगाया ना, मारुति इज बेस्ट कार मतलब एक नॉर्मल है, लेकिन द बेस्ट कार मतलब मारुति ही सबसे अच्छी कार है। मारुति जो कार है वो देखो फॉर एवरीडे, उसको स्पेसिफाई कर दिया, हर देखो मारुति इज बेस्ट कार फॉर एवरीडे यूज, है ना। अगर मैंने यहां लगा दिया मारुति इज द बेस्ट कार फॉर एवरीडे यूज, इसका मतलब है कि मारुति जो है वही एक ऐसी कार है जो रोज के यूज के लिए बहुत बेस्ट है, मतलब बिल्कुल उसको स्पेसिफाई कर दिया, उसको डेफिनेट कर दिया, तो द लगाना है हमको। तो यहां देख लेते हैं, तो ये क्या है हमारा, मारुति इज द आ गया, बेस्ट कार फॉर एवरीडे, ये हमारा करेक्ट हो गया। बी वाला ऑप्शन देखो आप, मारुति इज द ये भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे अ एवरीडे, तो अ एवरीडे अ नहीं आएगा, ठीक है, याद रखना, ये इस प्रीपोजिशन या एडजेक्टिव के लिए यहाँ पे अ नहीं आएगा, एरर हो गया, रॉन्ग हो गया। फिर आप देखो सी वाला, मारुति इज अ बेस्ट कार, अ नहीं आएगा, ठीक है ना, द आएगा। यहाँ पे डेफिनेट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है भाई, हम लोग बात कर रहे हैं डेफिनेट सेंस में, ठीक है। फिर अगला क्या है, द मारुति इज बेस्ट, तो यहाँ पे द मारुति, द की जरूरत नहीं, मारुति तो अपने आप में एक ही सिंगुलर प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग द नहीं लगाएंगे, इसकी भी कोई जरूरत नहीं, ये भी रॉन्ग, ठीक। तो फर्स्ट वाला हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है, अप्रोप्रिएट ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ऑप्शन, ठीक है, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट चेंजेस द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस में अपने को चेंज करना है। चलिए पैसिव वॉइस का देख लेते हैं। आप देखो दैट चेंजेस इनटू पैसिव वॉइस, ये आपके पास वर्ड है ये, तो दे हैंडेड हर अ चेक, ठीक है, ये आपका ये किस कौन से वॉइस में अप्रोप्रिएट द चेंजेस, हाँ ये आपका एक्टिव वॉइस में, ठीक है। अब मैं एक्टिव का थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि ये हमने लिखा यहां पे हमने लिखा एक्टिव, ठीक है, ये हमने यहां पे लिखा पैसिव,
इसमें इंक हम लोग चेंज कर लेते हैं। आप देखो कि एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। दोस्तों इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, इसमें देखो आपका क्या लिखा है, दे, ये देखो दे हैंडेड हर अ चेक, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखो दे आपका क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है, दे आपका क्या है, सब्जेक्ट, हैंडेड आपका क्या है, वर्ब है, ठीक है, और हर जो है ये आपका ये आपका जो है अदर वर्ड्स आपका ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और ये आपके जो है अदर वर्ड्स, दूसरे कोई वर्ड है। तो कभी भी याद रखना ये एक्टिव में आपका ये अगर स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, अगर ये स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको सही कर देते हैं। आप देखो प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर ऐसा कभी आया तो याद रखना यहां पे आपकी शुरुआत आप करोगे ऑब्जेक्ट से, ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे हेल्पिंग वर्ब, क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आप लिखोगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद जो है जो भी या तो ऑब्जेक्ट हुआ या फिर ऑब्जेक्ट मान लो नहीं रहा तो कोई भी अदर वर्ड्स, कोई भी दूसरे जो शब्द है वो हम लोग लिख लेंगे। अब आप बोलोगे सर हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा, तो आप देखो हेल्पिंग वर्ब निर्भर करेगा, किस पे निर्भर करेगा, इस पर, ठीक है, अगर ये वर्ब आपका पास्ट में है कि आपका ये वर्ब प्रेजेंट में है, इन चीजों पे निर्भर करेगा, ठीक है, पास्ट में है कि प्रेजेंट में है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, अगर यहाँ पे वर्क आया है ना, WORK, मान लो वर्क आया है ना, ये वर्क है, तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ देखो ये मान लो वर्क है, तो इधर हो जाएगा इज वर्कड, वर्क का क्या हो जाएगा, इज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, या मान लो यहाँ पे होता कि वर्कड, WORKED, वर्कड, ठीक है, वर्कड होता, तो यहाँ पे हो जाता वॉस, क्या हो जाता, वॉस वर्कड। तो कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब निर्भर करता है इस पे, ठीक है, इज भी आ सकता है आपका, एम भी आ सकता है और आर भी आ सकता है, ठीक है, पर ये आपका बस इतना सा याद रख लो, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। अब हम लोग इसको बात करते हैं, देखो क्या होगा, तो दे हैंडेड हर अ चेक, ठीक है। अब हमको क्या करना है दोस्तों, हमको ऑब्जेक्ट मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट पहले लेना है, ऑब्जेक्ट पहले लेना है, ठीक है। अब इसका देखो, उसके बाद हमको कोई हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, इज, एम, आर, जो भी हो ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद एक जो सबसे जरूरी चीज है, जो मेन वर्ब है आपका, मेन वर्ब जो है ना वो हमेशा तीसरे फॉर्म में होना चाहिए, और बाकी के जो अदर वर्ड जो भी आए वो चलेगा। तो ये स्ट्रक्चर हम लोग मैच करते हैं। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, देखो हैंडेड हर अ मैच, तो हर जो है हर का बन जाएगा शी, याद रखना, हर ऑब्जेक्ट है उसका बन जाएगा शी, तो शी कहाँ लिखा है, शी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं होगा, बिल्कुल बिंदास तरीके से एकदम कट कर दो उसको, ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमको शुरुआत करना है ऑब्जेक्ट से, ठीक, ऑब्जेक्ट मिल गए, दो जगह ऑब्जेक्ट है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब देख लेते हैं, उसके बाद मैंने कहा था कि हमको चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब देखो बॉस, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब। अभी भी कंपटीशन बहुत टफ चल रही, बिल्कुल टक्कर का मुकाबला चल रहा है, देखते हैं। फिर आप देखो उसके बाद मैंने कहा था कि यहाँ पे आपका मेन वर्ब होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे मेन वर्ब यहाँ भी है, यहाँ भी है, देखो भाई कितनी जबरदस्त टक्कर है, बहुत कांटे की टक्कर हो रही है। देखो आगे देखो, अब क्या करें सर, अब अदर वर्ड्स बोल दिया आपने, अब हम हो गए कंफ्यूज। तो देख लेते हैं, तो अब कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, अब हमको लेना है, अरे यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने मिस कर दी, आपको मैंने एक चीज गड़बड़, देखो यहाँ तो हमने सही करा ना, पैसिव वॉइस, हाँ यहाँ दोस्तों यहाँ सब्जेक्ट आएगा, यार ये गलत हो गया, यहाँ जो है आपका क्या आने वाला है, सब्जेक्ट आने वाला है। आप देखो यहाँ पर भी हमारा क्या आने वाला है, सब्जेक्ट आने वाला है। सब्जेक्ट को तो भूल गए भैया, सब्जेक्ट कहाँ जाएगा, ठीक है ना। आप देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट आएगा आपका, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट और यहाँ पे भी आपका सब्जेक्ट क्या आने वाला है, सब्जेक्ट आने। तो अब सब्जेक्ट क्या है दोस्तों बताओ, अब भाई ये दे आपका सब्जेक्ट है, जब इसको आप ऑब्जेक्टिव केस में लेते हो, ऑब्जेक्ट की जगह इसको बिठाते हो, तो ये दे का बन जाएगा देम, क्या बन जाएगा, देम। तो ये क्या आएगा, शी वॉज हैंडेड अ चेक, ठीक है, तो शी वॉज हैंडेड अ चेक,
और दूसरा है शी वॉज हैंडेड टू देम। अब शी वॉज हैंडेड टू देम, अगर आप इसको देखोगे तो आपको लगेगा टू देम, लेकिन एक चीज मैं बताऊं कि पहले शी वॉज हैंडेड अ चेक, शी वॉज हैंडेड अ चेक और उसके बाद लगता है टू देम, ठीक है, उसके बाद लगता है टू देम। यहां भी बहुत सारे बच्चे चकमा खा सकते हैं, गलती कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट बात बताता हूं दोस्तों कि यहां क्या होता है कि हमने क्या किया, सब्जेक्ट को अवॉइड कर दिया। बहुत सारी जगह अपन सब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे चलेगा, ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना, मीनिंग कभी भी अधूरा नहीं होना चाहिए। इधर देखो शी वॉज हैंडेड टू देम, तो शी वॉज हैंडेड टू देम की बात करें तो इसका मीनिंग हो रहा है कि वो जो है वो उनको दे दी गई, वो उनको उनके हाथों सौंप दी गई उस तरीके। लेकिन यहाँ कुछ और हो रहा है, दे हैंडेड हर अ चेक, कि उसने जो है उसको, उन लोगों ने जो है उसको चेक दिया। तो यहाँ मीनिंग कुछ और यहाँ मीनिंग कुछ और। इसका क्या मतलब है, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आपके आते हैं क्वेश्चन। शी वॉज हैंडेड अ चेक, उसको दिया गया, देखो उसको दिया गया क्या, चेक, किसके द्वारा, बाय देम। तो बाय देम अपन अवॉइड कर सकते हैं, नहीं लिखे, कई जगह नहीं लिखा हुआ आता है, पर ये आपका सही होगा, क्योंकि दोस्तों आपको पूरा कंप्लीट मीनिंग देखना है, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में मैं आप लोगों को ये चीजें बता रहा हूं, बिल्कुल डीप में जाके उसको हिंदी भी करके देखना है कि यार इसका क्या मीनिंग आ रहा है, कि उन लोगों ने जो है उसको चेक दे दिया, है ना, उसको चेक हैंड ओवर कर दिया, दे दिया। अब यहां देखो शी वॉज हैंडेड टू देम, वो उनको दे दी गई, तो ऐसा थोड़ी वो लड़की उसको थोड़ी सौंप दी गई। यहाँ पे क्या बात हो रही है, उस लड़की को, शी वॉज हैंडेड, उस लड़की को क्या दिया गया, चेक, और टू देम, अच्छा टू नहीं बाय देम आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, ये टू नहीं, यहाँ पे अगर आता तो क्या आता है, यहाँ पे बाय देम आता, ठीक है, क्योंकि बाय आता है ना आपका, ये बाय देम, शी वॉज हैंडेड चेक बाय देम। यहाँ पे भी वैसे ही होगा, ऑब्जेक्ट है ना आपका, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका, एक मिनट, है ना, उसके बाद आपका ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद जो है बाय भी आता है, बाय, और उसके बाद आपका सब्जेक्ट, इस तरीके से आता है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो सी वाला हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। 14th वाला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट रीराइट द गिवन सेंटेंस इनटू एक्टिव पॉज। अब ये उल्टा, उसको एक्टिव में करना है। आप देखो यहां भी वही पूरा कंसेप्ट हम लोग लगाएंगे। देखो एक्टिव पैसिव के भी 2 मेंबर, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे भी आपको बहुत डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, एक्टिव हो गया हमारा, और ये आपका है पैसिव, ठीक। अब हम लोग सीधा फॉर्मूला डालते हैं, कौन सा, पैसिव में। ये आपका पैसिव के फॉर्म में है। आप देखो क्या लिखा है, मिस्टर स्टेवर्ट। तो मिस्टर स्टेवर्ट जो है इसको हम मान लेते हैं, मिस्टर स्टेवर्ट को हम लोग मान देते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट बना दिया। वॉज हमारा बन गया हेल्पिंग वर्ब, इलेक्टेड हमारा बन गया मेन वर्ब का तीसरा वाला फॉर्म, ठीक। और चेयरमैन जो है वो सिलेक्टेड चेयरमैन, ये आपका चेयरमैन आपका या तो देखो क्या हो सकता है, या तो सब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, या फिर अदर वर्ड, कोई दूसरा वर्ड भी हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है सब्जेक्ट आए, क्योंकि कई बार क्या होता है देखना कि सब्जेक्ट मिसिंग होता है, सब्जेक्ट को लिखते ही नहीं है, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था ना हम लोगों ने कि सब्जेक्ट को लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये हो सकता है सब्जेक्ट, हो सकता है अदर वर्ड, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये इसको मैं ठीक कर देता हूं भाई, स्मार्ट बोर्ड है, थोड़ी बहुत दिक्कत तो आती है यार, है ना, तो इसलिए इसको ठीक कर देते हैं अदर वर्ड, ठीक। अब क्लियर। चलिए अब आप देखो क्या बोला मैंने कि ये सब्जेक्ट भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, बट ये 2 तो फिक्स है, ये तीन चीजें तो फिक्स है। अब हम लिख देते हैं, तो यहाँ आपका ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ठीक है, प्लस आपके कोई भी अदर वर्ड, और अगर कोई सब्जेक्ट आया तो इस तरीके से आएगा, बाय आएगा, उसके बाद फिर आखिरी सब्जेक्ट बाय के बाद आता है, चलो ऐसे याद रख लो, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा अगर मैं करने जाऊंगा तो सबसे पहले तो होगा सब्जेक्ट तो लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे देखो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो इधर तो मेन वर्ब रहेगा। और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा दोस्तों, मैंने बताया था इसके हिसाब से कि ये आपका अगर सेकेंड फॉर्म है तो ये भी आपका, देखो ये हेल्पिंग वर्ब कौन से फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म में, तो ये भी आपका सेकेंड फॉर्म में। और उसके बाद जो है आपका या तो ऑब्जेक्ट होगा या कोई भी अदर वर्ड हो जाएगा। तो देखो ट्रिक क्या है,
ट्रिक ये है कि इन दोनों का स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। ट्रिक आपका क्या है दोस्तों, देखो मैं बताऊं, आपको कुछ भी नहीं पता तो आप याद रखो कि एक तो ये हमारा होना चाहिए और दूसरा ये होना चाहिए, बस ये दो चीज पकड़ लो आप कि आपका एक तो सब्जेक्ट होना चाहिए और दूसरा मेन वर्ब होना चाहिए। अब देख लेते हैं आप, जैसे कि देखो somebody was, हाँ फर्स्ट है हमारा somebody was, अब somebody was being, अब भाई एक्टिव में करना है, ध्यान देना एक्टिव में करना है, तो एक्टिव का एक नॉर्मल क्या है, देखो चलो एक सिंपल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये बिल्कुल सरल मैंने बता दिया, ठीक। अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब कौन सा, मेन वाला, तो मेन वर्ब देखो somebody was, ये क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया ना, कैंसिल कर दो, नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब आ गया। फिर वी वर क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, कौन सा आ गया दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब आ गया, नहीं होगा, कैंसिल, ठीक। देखो कितना तरीका है, ये देखो यहाँ पे स्टूवर्ड जो है ना, वॉज इलेक्टेड चेयरमैन, तो स्टूवर्ड जो है इलेक्टेड, अब क्या था, स्टूवर्ड वॉज इलेक्टेड चेयरमैन, तो स्टूवर्ड इसका मीनिंग देखो आप कि स्टूवर्ड जो है वो क्या है, इलेक्टेड चेयरमैन है, मतलब जो मिस्टर स्टूवर्ड है ना वो चुने हुए चेयरमैन है, जो स्टूवर्ड है, जो भी व्यक्ति है वो क्या है, चुना हुआ चेयरमैन है, चुने हुए चेयरमैन थे, सॉरी वो चुने हुए चेयरमैन थे। अब यहाँ पे देखो स्टूवर्ड इलेक्टेड द चेयरमैन, अब मतलब देखो उसका मीनिंग देखो, इसमें नहीं पढ़ना दोस्तों, ये तो है, इसके साथ साथ मीनिंग भी चाहिए, करेक्ट मीनिंग भी चाहिए। स्टूवर्ड जो है इलेक्टेड द चेयरमैन, तो स्टूवर्ड ने क्या करा, चेयरमैन को इलेक्ट करो। अब दोनों का मीनिंग देखो आप, इधर क्या हो रहा है कि मिस्टर स्टूवर्ड जो है वो चुने हुए चेयरमैन है, और यहाँ क्या हो रहा है कि स्टूवर्ड जो है उन्होंने ही चेयरमैन को इलेक्ट कर दिया। तो एक एक्टिव, भाई मीनिंग कभी भी चेंज नहीं होता है, तब बोलने का तरीका चेंज हो जाता है, मीनिंग चेंज नहीं होता। जैसे मैंने गाना गाया, तो गाना मेरे द्वारा गाया गया, तो आपका क्या हो रहा है, मीनिंग, बोलने का ढंग चेंज हो रहा है, पर वो सेंटेंस ही पूरा नया थोड़ी हो रहा है, तो यहाँ तो अलग ही हो रहा है। देखो ये क्या है, मिस्टर स्टूवर्ड जो है इलेक्टेड चेयरमैन है, और यहाँ क्या है, स्टूवर्ड ने दूसरे किसी चेयरमैन को इलेक्ट करा, तो ये तो मीनिंग ही अलग हो गया भाई साहब, ये रॉन्ग। अब ये देखो वी इलेक्टेड मिस्टर स्टूवर्ड चेयरमैन, मैंने क्या कहा था, बहुत सारे इसमें सब्जेक्ट जो है गायब रहता है, ये बाय नहीं लगा ना, सब्जेक्ट क्या है, मिसिंग है, सब्जेक्ट क्या है, मिसिंग है। तो सब्जेक्ट कोई हम लोग नया वर्ड आएगा, है ना, कि किसको, भाई किसको, देखो मिस स्टूवर्ड वाज इलेक्टेड, जो ये स्टूवर्ड जो है ये इलेक्टेड चेयरमैन है, तो जाहिर सी बात है सब लोगों ने उसको मिलके इलेक्ट करा होगा, तो वी इलेक्टेड, ये आपका राइट हो गया। ये देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, और ये आपका जो है मिस्टर स्टूवर्ड जो है आपके ऑब्जेक्ट है ना, और ये आपके अदर वर्ड्स हैं, तो मतलब आपका डी वाला एब्सोल्युटली राइट होगा दोस्तों, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चूज द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस, वापस टेंस का क्वेश्चन है। 3/4 ऑफ द बिजनेस डैश लेफ्ट टू द यंगेस्ट सन, 3/4, कभी भी याद रखना दोस्तों, ये जो ऑर्डिनल नंबर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, ये जो वर्ड है ये आपका सिंगुलर होता है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, सिंगुलर नाउन होता है, ठीक है। इस तरह के 3/4, 1/10, हाफ, ये जितने भी नंबर हैं ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, ठीक है, याद रखना। तो ये सिंगुलर है ना, ऑफ द 3/4 ऑफ द बिजनेस डैश लेफ्ट टू द यंगेस्ट सन। अब अगर ये सिंगुलर है तो उसके बाद जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा, है ना, बिकॉज इज लेफ्ट। तो देखो क्या है, हमारे पास 4 ऑप्शन है, आर, वर, विल और इज, तो ये चारों के चारों आपके जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये चारों आपके क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, मतलब एक चीज तो डन है कि हेल्पिंग वर्ब आने वाला है, तो हेल्पिंग वर्ब कैसा होगा ये भी याद रखना। तो ये इस पे डिपेंड करता है, आपका सब्जेक्ट या नाउन सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब आपका कैसे होने वाला है, सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर आएगा, कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। सिंगुलर कौन सा है, देखो डैश लेफ्ट, आर आपका प्लूरल हो गया, वर आपका प्लूरल हो गया, विल आपका फ्यूचर हो गया, ये आपका सिंगुलर है, ठीक है। तो क्या हो गया, 3/4 ऑफ द बिजनेस इज लेफ्ट टू द यंगेस्ट सन, वो उसके लिए यंगेस्ट वाले के लिए बचा हुआ, ये तो इजी है हमारा, ठीक है, क्लियर है। चलिए बस ये याद रखना 3/4 आपका सिंगुलर नाउन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है, प्रीपोजिशन और 2 या 2 से ज्यादा वर्ड है प्रीपोजिशन के, जैसे ये इन स्पाइट ऑफ, ये तरह, ये आपके फ्रेज कहलाते हैं, ठीक है, प्रीपोजिशनल फ्रेज टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा, एवरी एफर्ट वन में फेल, ठीक है, एवरी एफर्ट वन में फेल इन स्पाइट ऑफ। दोस्तों इसमें
बिल्कुल आपको मेमोराइज करना है, याद रखना है। कुछ चीजें जो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहली बात तो ये इंस्पाइट ऑफ, ऐसा कोई प्रीपोजिशन होता ही नहीं है, याद रखना। इंस्पाइट जो है उसके बाद ऑफ कभी नहीं लगता है, बिल्कुल याद रखो। वैसे इंस्पाइट ऑफ ये भी कोई, ये कॉम्बिनेशन ही नहीं है, ये होता ही नहीं है ऐसा, ठीक है। फिर हमारे पास बचा ये इंस्पाइट ऑफ और दूसरा इंस्पाइट ऑफ। आपको मैं बताऊं ये जो है दोनों एक साथ, कभी भी इंस्पाइट जो है एक साथ कभी लगा हुआ है, याद रखना। इंस्पाइट लगा है एक साथ तो उसके बाद हम लोग ऑफ नहीं लगाते, उसके बाद ऑफ नहीं लगाते हैं। एक बात याद रखो कि केवल ये जो वर्ड है अकेला अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे इंस्पाइट अगर मैं लिखता हूं तो इसका मतलब होता है, इसका जो मीनिंग है वो आपका निकल के आता है डिस्पाइट ऑफ। क्या मीनिंग निकल के आता है दोस्तों? डिस्पाइट ऑफ मीनिंग इसका निकल के आता है। तो लेकिन ये जो आपका है राइट वर्ड है, दोनों सेपरेट करना है आपको, अलग अलग रखना है। इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद, ठीक है, के बावजूद, कोई बोलने के बाद, बावजूद, चेतावनी देने के बावजूद। देखो डैश ऑफ एवरी एफर्ट वन में फेल, मतलब हर एक इंस्पाइट ऑफ, है ना। ये देखो क्या हो गया, इंस्पाइट ऑफ एवरी एफर्ट, मतलब हर मेहनत, हर तरीका, हर एफर्ट, सभी सारी मेहनत करने के बावजूद जो है वन में फेल, कोई भी व्यक्ति फेल हो सकता है। ऐसा कुछ वो तो है नहीं कि सारे एफर्ट करोगे तो पास हो जाओगे, तो मेहनत करने के बावजूद व्यक्ति जो है कई बार असफल हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला बी वाला हमारा राइट आंसर। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन विद द अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। देखो प्रीफिक्स और सफिक्स दो वर्ड होते हैं, ठीक है। कौन सा? एक तो आपका प्रीफिक्स, ठीक है, एक आपका होता है प्रीफिक्स, दूसरा आपका होता है सफिक्स। दोस्तों प्रीफिक्स मतलब क्या? पहले, जो आपके वर्ड के पहले होता है वो प्रीफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है जो आपके शब्द के बाद में होता है, बस इतना याद रखना है। मतलब ये आपका शुरुआत में होने वाला है, ठीक है। तो देखो ये क्या है हमारा, दिस असाइनमेंट, ये जो असाइनमेंट है इज डैश, है ना, कंप्लीट जो वर्ड है उसके पहले लगाना है, एंड नीड टू बी फिनिश्ड एट टाइम। और क्या जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, उसको टाइम पर फिनिश करने की जरूरत है। तो देखो कंप्लीट का मिस कंप्लीट नहीं होता, ये बिल्कुल याद रखना पड़ेगा आपको। प्री कंप्लीट नहीं होता है, इम नहीं होता, इम कंप्लीट नहीं होता है, इम्पॉसिबल होता है ना, इनकम्प्लीट होता है। सी वाला आपका राइट है, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। चलिए 18 क्वेश्चन आप लोगों के सामने। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट पंचुएट द गिवन सेंटेंस। हमको करना है पंचुएशन, ठीक है। पंचुएशन मार्क मतलब फुल स्टॉप कहाँ लगना है ना, कॉमा कहाँ लगना है, अपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगना है ना, वो सारी चीजें हम लोगों को देखने वाले हैं। अब आप देखो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये देखो, कुड आई हैव अ 5 किलो पैक ऑफ राइस सेट द कस्टमर। इसको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, कुड आई हैव अ 5 किलो पैक ऑफ राइस, कोई पूछ रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा है, सेड द कस्टमर, कस्टमर ने कहा, कस्टमर ने कहा। तो कस्टमर ने कहा, क्या कहा कि कुड आई हैव द 5। पहली बात तो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है मतलब यहाँ एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। सेड द कस्टमर मतलब कस्टमर के द्वारा बोली गई डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा है ना आपने, इन्वर्टेड कॉमा आता है, तो डायरेक्ट स्पीच है, किसके द्वारा बोली गई, कस्टमर के द्वारा। तो यहां भी आपका हो गया और यहां भी आपका हो गया, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद कुड आई हैव 5 किलो, कुछ बीच में स्टॉप है क्या, कुछ, कुड आई हैव 5 किलो पैक ऑफ राइस, क्या आप मुझे 5 किलो एक चावल का बोरा या चावल दे सकते हैं क्या, इस तरह का क्वेश्चन है। तो ये हमारा सही फॉर्मेशन है, सेड द कस्टमर, यहाँ पे कस्टमर के बाद आपका फुल स्टॉप आ गया। देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका है कुड आई हैव 5 किलो पैक ऑफ राइस। अब यहाँ पे देखो दोस्तों कॉमा दिया हुआ है, क्या यहाँ कॉमा की जरूरत है कि नहीं, ये देखो पहले, कुड आई हैव नहीं, कुड आई हैव 5 किलो, ठीक है, कुड आई हैव 5 किलो पैक, सॉरी, कुड आई हैव 5 किलो पैक ऑफ राइस। क्या यहाँ रुकने की जरूरत है क्या भैया, कुड आई हैव 5 किलो पैक ऑफ राइस, क्या आप मुझे 5 किलो पैक ऑफ राइस दे सकते हो, या क्या आप मुझे 5 किलो पैक ऑफ राइस दे सकते हो, नहीं। तो यहाँ कॉमा की जरूरत नहीं है, मतलब ये रॉन्ग हो गया, ठीक। दूसरा क्या है, कुड आई हैव, हाँ बाकी देखो क्वेश्चन मार्क वगैरह है सब। कुड आई हैव 5 किलो पैक ऑफ राइस कॉमा
सेट द कस्टमर, अब ये यहां तक इन्वर्टेड कॉमा में, तो कभी भी जो बोलता है सेट द कस्टमर है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होता है, तो ये आपका रॉन्ग। फिर कुड आई हैव अ 5 किलो पैक ऑफ राइस, सेट द कस्टमर, अब यहां तो कुछ है ही नहीं, ना तो क्वेश्चन मार्क है ना आपका इन्वर्टेड है, तो यहां तो कुछ है ही नहीं, ये भी रॉन्ग। कुड आई हैव अ 5 किलो पैक ऑफ राइस, क्वेश्चन पूछा है, इन्वर्टेड कॉमा है, कॉमा नहीं है, ठीक है, सेट द कस्टमर फुल स्टॉप है, डी वाला दोस्तों एब्सोल्युटली करेक्ट है हमारा, ठीक है, क्लियर है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 19, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चूज करना है, दैट इज इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। ये तो बहुत मजेदार क्वेश्चन है, देखो ये आपका क्वेश्चन है सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इसमें दोस्तों इसको हम लोग सिंटैक्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, SYNTAX, सिंटैक्स का ये आपका क्वेश्चन है। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, इसमें आपको दो चीज याद रखना है। क्या याद रखना है, देखो जैसा आपका सब्जेक्ट, ठीक है ना, जैसा आपका सब्जेक्ट वैसा ही आपका वर्ब होगा, ठीक है ना, क्लियर बात। क्या भाई, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपका वर्ब भी सिंगुलर वर्ब होगा। कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब। आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आपका वर्ब भी दोस्तों क्या होने वाला है, प्लूरल वर्ब होने वाला है, बस ये याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पे हमारे, तो देखो हाउ क्वेश्चन पूछ रहे, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में क्या होता है दोस्तों, एक चीज मैं बताऊं, क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है, क्वेश्चन में हाउ या कोई भी WH वाले जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, याद रखना, WH वाले जो वर्ड्स होते हैं, उसके बाद जो है आपका मान लो कोई ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी होता है, उसके बाद आपका या तो मेन वर्ब होगा या जो भी होगा, उसके बाद आपका कोई सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो ये जो वर्ब है, अब सब्जेक्ट उधर चला गया, लेकिन ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। या इधर भी मेन वर्ब तो आएगा नहीं, देखो सीधी सी बात है, प्रश्न पूछोगे तो पहले आपका हेल्पिंग वर्ब लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, जैसा सब्जेक्ट है वैसा, मतलब बस ये है कि हेल्पिंग सब्जेक्ट आपका बाद में आ जाएगा। देख लेते हैं, देखो हाउ डैश पीपल, तो देखो ये क्या है, पीपल, पीपल क्या है, पीपल है आपका प्लूरल नाउन, बिल्कुल पीपल प्लूरल नाउन, मतलब यहाँ पे जो भी होगा ना वो सिंगल होगा, सिंगुलर होगा, क्या होगा, सिंगुलर होगा। देखो हाउ डज पीपल, डज तो आपका क्या है, डज आपका, अरे यार सिंगुलर क्यों होगा, प्लूरल नाउन है, तो इधर भी क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा, कैसा होगा, प्लूरल वर्ब होगा, ठीक है ना दोस्तों, क्लियर है। मैं और थोड़ा क्लियर से लिख देता हूं, देखो तो ये आपका प्लूरल नाउन है, तो वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल वर्ब होगा, ठीक है। तो ये डज, डज क्या है आपका, डज आपका सिंगुलर वर्ब है, इसको हमने कैंसिल कर दिया। डज जो है आपका क्या है, सिंगुलर वर्ब है, तो ये नहीं आएगा, बिल्कुल इस तरीके से करना है आपको कट। ये आर जो है ये आपका प्लूरल वर्ब है, ये आ सकता है, ठीक है। ये हैव जो है ये भी हो सकता है, प्लूरल वर्ब के लिए यूज करते हैं, प्लूरल है, ठीक है। ये प्लूरल आपका हेल्पिंग ऑक्सिलरी है, और ये डू जो है ये भी प्लूरल है। तो अभी एक तो क्रॉस आउट कर लिया, अब देख लेते हैं दूसरा भी देख लेते हैं, तो प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है। पीपल, हाउ डैश पीपल ऑन देयर लिविंग व्हेन देयर डैश सो मच स्नोफॉल ऑल द ईयर, सो मच स्नोफॉल, तो इसमें आप अगर सब्जेक्ट देखो तो ये है आपका सब्जेक्ट, सो मच स्नोफॉल, ठीक है। तो स्नोफॉल ये तो आपका वो हो गया, डिटरमाइनर हो गया, है ना, आपका डिटरमाइनर हो गया, लेकिन स्नोफॉल जो है आपका सब्जेक्ट है, और कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब वर्ब कैसा आने वाला है यहाँ पे आपका दोस्तों सिंगुलर वर्ब आएगा, कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब। देख लेते हैं सिंगुलर वर्ब कहाँ का है, ये तो हमारा क्रॉस आउट हो गया, ये आर प्लूरल वर्ब है, आर क्या है, प्लूरल वर्ब है, इसको कट कर दो, ये होगा ही नहीं, ठीक है। अब
बचा क्या, इज सिंगुलर वर्ब है, इज हो सकता है, इज आपका सिंगुलर वर्ब है और इधर भी आपका सिंगुलर वर्ब है। अब देखो तो दो ऑप्शन हमारे पास बाकी, कौन सा, सी वाला और डी वाला। ठीक है, अब देख लेते हैं हैव आएगा क्या, हाउ हैव पीपल अर्न। तो देखो हैव जो है दोस्तों, अगर हैव आता, ध्यान देना, अगर हैव आता परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है तो उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता। ठीक है, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। आप देखो यहां अगर मैं हैव लगाता तो ये अर्न जो है ये अर्नड होना था, हैव अर्नड ईडी लग जाना था, लेकिन ये तो V1 है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये वाला नहीं होने वाला है। ठीक है, तो वैसे ही करना है, जो रॉन्ग वाले, जो पहले जो रॉन्ग है उसको क्रॉस आउट करना है, सही वाला अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डी वाला ऑब्वियसली हमारा राइट आंसर आ गया। देखो आप कैसे, तो हाउ डू पीपल, ठीक है, हाउ डू पीपल अर्न देयर लिविंग व्हेन देयर इज सो मच स्नोफॉल ऑल ईयर अराउंड। ठीक है, क्लियर है, ऑल ईयर राउंड। ठीक है, क्लियर है किस तरीके से अपन ने करा ये। अगला देख लेते हैं आपका, देखो लास्ट क्वेश्चन हमारा, इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा, देखो आप 20th वाला, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। देखो वर्ब के भी दो क्वेश्चन, ठीक है ना, वर्ब के भी आपके दो क्वेश्चन आ गए, दो मार्क्स सबके आ गए। फॉलोइंग ऑप्शन इन द गिवन सेंटेंस, आपको क्या करना है, वर्ब का सही फॉर्म ढूंढना है। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने, माय सिस्टर हैज ऑफर्ड टू। ओके, देखो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर में बता देता हूं आपका, ये हैज आया तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक, ये बराबर है। अब टू आया, ठीक है, ऑफर्ड, हैज ऑफर्ड टू आया ना दोस्तों, एक चीज याद रखो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा ही आएगा। क्या आने वाला है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आने वाला है, मतलब हाँ, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो सभी में देखो, सभी में लोक सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, तो माय सिस्टर हैज ऑफर्ड टू लुक, देख लेते हैं, ऑफर्ड टू डैश माय पेट डॉग व्हाइल वी आर अवे ऑन हॉलीडे। मतलब इसमें जो एरर है वो ग्रामर का नहीं, मीनिंग का एरर है, क्योंकि ये जो है ना आपके प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, ये दोस्तों क्या होते हैं, हमारे फ्रेजल वर्ब्स होते हैं। ठीक है, और फ्रेजल वर्ब्स का मीनिंग कुछ और निकलता है, वर्ड कुछ और होता है, मीनिंग कुछ और होता है। ठीक है, लुक इनटू का मतलब होता है देखना या फिर सॉल्व करना, हल करना। ठीक है, हल निकालना, ठीक है, उस चीज पे विचार करना, देखना, सॉल्व करना या फिर आपका विचार करना। ठीक है, विचार करने के सेंस से ये आ रहा है। दूसरा है लुक थ्रू, है ना, तो से होकर देखना, लुक थ्रू मतलब किसी साधन से होकर देखना। आई हैव लुक थ्रू द टेलीस्कोप के थ्रू देखा, तो किसी से देखना, है ना, से देखने के सेंस से यहाँ पे लुक थ्रू का मीनिंग हो रहा है, किसी से देखने से मीनिंग हो रहा है। फिर है लुक आफ्टर का मतलब होता है, बिल्कुल अलग ही मतलब होता है, ध्यान रखना या केयर करना। ठीक है, देख रेख करना, ध्यान रखना या फिर देख रेख करना। देख रेख करने के सेंस से तो, और एक लुक एट मतलब देखना, की ओर, की तरफ, टाइम ये की तरफ देखना, ये तो रॉन्ग हो गया ये, अरे यार क्या हो रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही है। देखो क्या देखना, की तरफ देखना, इसको भी मिटा देते हैं, और ये भी आपका लुक एट मतलब की तरफ, डायरेक्शन हो रहा है, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, है ना, इस तरीके से लुक एट मी। तो यहां पे क्या हो रहा है, मीनिंग वाइज देखो, माय सिस्टर हैज ऑफर्ड टू डैश माय पेट डॉग व्हाइल वी आर अवे ऑन हॉलीडे, कि मेरी सिस्टर ने क्या करा, ऑफर दिया है, मेरी सिस्टर ने बोला कि टू डैश माय पेट डॉग, मेरे पेट डॉग की ओर देखना, व्हाइल वी आर अवे, जबकि हम हॉलीडे पर बाहर, जिस दौरान हम लोग हॉलीडे पे बाहर कहीं थे। तो सीधी सी बात है, देख रेख करने की बात हो रही है, तो यहाँ पे लुक आफ्टर सही होगा। मीनिंग का आपका ये वो है ब्लैंक, ठीक है, मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो लुक आफ्टर मतलब किसी का देख रेख करना, ध्यान करना। ठीक है दोस्तों, 20 क्वेश्चन हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो पहली पाली का
क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। ये 4 अक्टूबर का 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है पूरा डिटेल में हमने 20 क्वेश्चन उसके इंग्लिश के स्टडी करे। अब मिलते हैं अगली पाली का क्वेश्चन पेपर लेकर मैं आऊंगा आप लोगों के सामने, ठीक है? जुड़े रहिए, थैंक यू।